अ, आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो जो हमारे सबसे करीब है, लेकिन शायद हम उसे सबसे कम समझते हैं। सही कहा। हम बात कर रहे हैं हमारे अपने मन की। आज का हमारा ये विश्लेषण YouTube चैनल बुद्धा स्टोरी 4N के एक बेहद दिलचस्प स्रोत पर आधारित है। बिल्कुल। और इसका मुख्य विषय है मन को कंट्रोल करने की 5 सबसे शक्तिशाली विधियां। इस पूरी चर्चा में जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगी वो ये है कि इसमें प्राचीन बौद्ध शिक्षाओं और आज के आधुनिक मनोविज्ञान का यानी मॉडर्न साइकोलॉजी का एक बहुत ही गहरा संगम देखने को मिलता है। हाँ, ये दोनों का जो मेल है ना, वो बहुत ही व्यावहारिक है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा में उतरने से पहले मैं एक आंकड़ा सामने रखना चाहता हूं। मनोविज्ञान के अनुसार हम दिन भर में जो भी निर्णय लेते हैं, चाहे वो क्या खाना है, किससे कैसे बात करनी है, उसका 95% हिस्सा हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड तय करता है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस एक ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हम शारीरिक रूप से कोई भारी काम नहीं कर रहे होते, शायद सिर्फ अपनी डेस्क पर बैठकर एक ईमेल लिख रहे होते हैं। हाँ, एकदम सही। लेकिन दिन के अंत में हम खुद को पूरी तरह से थका हुआ महसूस करते हैं। ये थकान शरीर की नहीं होती, बल्कि उस मन की होती है जो लगातार अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं के बीच एक एक बंदर की तरह छलांगे लगा रहा है। ये जो ऑटो पायलट मोड वाली बात है ना, ये इस पूरी चर्चा की नींव है। अगर हम इसे न्यूरोसाइंस के नजरिए से समझें तो दिमाग की एक बहुत ही स्पष्ट कार्य प्रणाली है। वो कैसे? मनोविज्ञान में एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। ओके। इसे हम दिमाग की वायरिंग कह सकते हैं। इंसान जिस तरह के विचार बार बार सोचता है, उसका मस्तिष्क उसी के अनुरूप अपनी भौतिक संरचना, मेरा मतलब है फिजिकल स्ट्रक्चर, वो बदलने लगता है। यानी दिमाग सच में बदल जाता है? बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति लगातार चिंता या डर के विचार सोचता है, तो दिमाग उन न्यूरॉन्स के बीच के रास्ते को एकदम पक्का कर देता है। एक तरह का हाईवे बना देता है। बाप रे! फिर नकारात्मक सोचना कोई चॉइस नहीं रहती, वो दिमाग का डिफॉल्ट पैटर्न बन जाता है। स्रोत में जो प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का मेल है, वो हमें यही बताता है कि ये सिर्फ कोई दार्शनिक बात नहीं है कि बस अच्छा सोचो, ये पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। ये सुनना थोड़ा डरावना भी है और दिलचस्प भी। हम अपनी सोच से अपने दिमाग का ढांचा बदल रहे हैं। हाँ। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जब कोई इंसान किसी भारी तनाव में होता है, तब खुद से सकारात्मक बातें करना या पॉजिटिव सोचना क्या खुद को धोखा देने जैसा नहीं लगता? ये बहुत आम सवाल है। क्योंकि स्रोत में भी इसी पहली विधि की बात की गई है, सकारात्मक आत्मवार्ता यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक। इसमें बुद्ध का एक कथन है, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। लेकिन क्या हमारा अवचेतन मन इतनी आसानी से हमारी बात मान लेता है? यह एक बहुत ही वाजिब सवाल है। अक्सर लोग पॉजिटिव सेल्फ टॉक को टॉक्सिक पॉजिटिविटी से जोड़ लेते हैं। बिल्कुल, जहां सब कुछ ठीक होने का नाटक करते हैं। हाँ, जहां वे अपनी असली समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन विज्ञान के अनुसार अवचेतन मन की एक बहुत ही खास बात होती है, उसके पास अपना कोई लॉजिक या तर्क नहीं होता। अच्छा। हाँ, वो एक बिना फिल्टर वाले कंप्यूटर की तरह है। आप उसमें जो भी कोड डालेंगे, वो उसे प्रोसेस कर देगा। उसे सच और झूठ या कल्पना और वास्तविकता के बीच का अंतर ही नहीं पता होता। जब आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूं या मेरे साथ ही बुरा होता है, तो अवचेतन मन इसे एक तथ्य मान लेता है, एक फैक्ट, और फिर वो ऐसे हालात पैदा करता है जो इस बात को साबित कर सकें। सकारात्मक आत्मवार्ता का मतलब वास्तविकता से भागना नहीं है, बल्कि अपने नजरिए को रीफ्रेम करना है। क्या नहीं है मैं खुद से ये कहूं कि हाँ, ये काम मुश्किल है, लेकिन ये मेरे लिए कुछ नया सीखने का मौका है। एकदम सही। ये कोई हवाई मोटिवेशन नहीं है, बल्कि स्थिति को देखने का एक तार्किक तरीका है। इसी संदर्भ में स्रोत में एक बहुत ही व्यवहारिक अभ्यास का जिक्र है कि रात को सोने से ठीक पहले इंसान को खुद से 3 सकारात्मक बातें बोलनी चाहिए। इसके पीछे क्या विज्ञान है? रात का समय ही क्यों? रात को सोने से ठीक पहले का जो समय है ना, वो हमारे दिमाग के लिए एक बहुत ही संवेदनशील खिड़की होता है, एक विंडो। हाँ। जब हम सोने वाले होते हैं, तो हमारे दिमाग की जो ब्रेन वेव्स हैं, वो सक्रिय बीटा अवस्था से शांत अल्फा
और फिर थीटा अवस्था में जाने लगती हैं। ओके। इस अवस्था में हमारा चेतन मन, जो कॉन्शियस माइंड है, वो सो रहा होता है, लेकिन अवचेतन मन पूरी तरह से खुला और ग्रहणशील होता है, रिसेप्टिव होता है। मतलब वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। आप खुद को जो भी निर्देश देते हैं, जैसे आज मैंने अपना 100% दिया या मैं कल के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, वो सीधे आपके अवचेतन की गहराई में दर्ज हो जाता है। ये एक तरह से अगले दिन के लिए दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट करने जैसा है। क्या बात है। तो एक तरह से हम अपने मन को अगले दिन की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे हैं। हाँ। अब मान लीजिए कि हमने इस सकारात्मक आत्मवार्ता से अपने मन के शोर को शांत कर भी लिया। हाँ। और मन एक पॉजिटिव स्टेट में आ गया, लेकिन अगर उस ऊर्जावान मन के पास करने को कुछ नहीं है, उसकी कोई दिशा नहीं है, तो वो तो फिर से भटक जाएगा। खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस भटकाव को रोकने के लिए यहीं पर स्रोत हमें दूसरी विधि की ओर ले जाता है, लक्ष्य निर्धारण या गोल सेटिंग। इसमें बुद्ध के बाण और निशाने का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। अगर किसी तीरंदाज को यही नहीं पता कि निशाना कहाँ है, तो उसका तीर चलाना पूरी तरह से व्यर्थ है, चाहे उसका धनुष कितना ही मजबूत क्यों ना हो। बिल्कुल। और इस दिशाहीनता को समझने के लिए हमें मानव मस्तिष्क के एक बहुत ही खास हिस्से के बारे में जानना होगा, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। RAS, ओके। हमारे आसपास हर सेकंड करोड़ों बाइट्स की सूचनाएं होती हैं, आवाजें, दृश्य, विचार। अगर दिमाग इन सभी को प्रोसेस करने लगे तो वो क्रैश हो जाएगा। हाँ, ओवरलोड हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए RAS एक फिल्टर का काम करता है। ये केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है या जो हमारे तय किए गए लक्ष्य से जुड़ी हैं। तो क्या इसे हम दिमाग के एक सख्त बाउंसर की तरह देख सकते हैं, जो क्लब के दरवाजे पर खड़ा है और सिर्फ उसी जानकारी को अंदर आने देता है जो हमारे लक्ष्य के लिए VIP है, और बाकी शोर को बाहर ही रोक देता है? ये एकदम सटीक उदाहरण है। जब आप अपना लक्ष्य स्पष्ट कर लेते हैं तो आप उस बाउंसर को VIP गेस्ट लिस्ट थमा देते हैं। फिर अचानक से आपको अपने आस-पास वो अवसर, वो रास्ते और वो लोग दिखने लगते हैं जो आपके लक्ष्य में मदद कर सकते हैं। वे चीजें पहले भी वहीं थीं, लेकिन आपका RAS उन्हें फिल्टर करके बाहर कर रहा था। बहुत खूब। इसके साथ ही जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो मस्तिष्क डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन सिर्फ खुशी का रसायन नहीं है, ये प्रेरणा और फोकस का रसायन है। ये आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा देता है। सुनने में तो ये बहुत ही तार्किक लगता है, लेकिन असल जिंदगी में एक समस्या आती है। जब हम एक बहुत बड़ा लक्ष्य तय करते हैं तो शुरुआत में तो बहुत ऊर्जा होती है, लेकिन कुछ दिन बाद रोजमर्रा के काम उबाऊ लगने लगते हैं। हाँ, ये तो है। मान लीजिए लक्ष्य एक सफल बिजनेस खड़ा करना है, लेकिन उसके लिए रोज वही बोरिंग स्प्रेडशीट बनानी पड़ रही है। ऐसे में डोपामाइन का ये असर लगातार कैसे बनाए रखा जाए, क्योंकि वो जो बंदर मन है वो तो तुरंत कोई नया और मजेदार काम ढूंढने लगेगा। यहीं पर लक्ष्य निर्धारण की रणनीति काम आती है। स्रोत भी यही सलाह देता है कि बड़े लक्ष्य को सिर्फ एक विशाल पहाड़ की तरह मत देखिए। तो क्या करें? उसे दीर्घकालिक, मध्यकालिक और लघुकालिक हिस्सों में बांट दीजिए। लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म। इसे गेमिफिकेशन कहते हैं। जब आप एक बड़े काम को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में तोड़ देते हैं तो हर छोटा काम पूरा होने पर दिमाग को डोपामीन का एक हिट मिलता है। अच्छा, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स की तरह। हाँ बिल्कुल। ये छोटी जीत की खुशी ही वो ईंधन है जो आपको उस उबाऊ स्प्रेडशीट को पूरा करने की प्रेरणा देती है। मन को ये लगता है कि वो लगातार जीत रहा है और यही उसे व्यस्त और फोकस रखता है। ये तो अपने ही दिमाग को हैक करने जैसा हुआ। अब हमारे पास एक सकारात्मक मन है और एक स्पष्ट लक्ष्य भी है, लेकिन इन लक्ष्यों को हासिल करने की प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा दुश्मन सामने आता है वो है समय का ना होना। बिल्कुल। तीसरी विधि पर आती है समय प्रबंधन, यानी टाइम मैनेजमेंट। हाँ। स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि व्यस्त रहना और उत्पादक होना, बीइंग बिजी वर्सेस बीइंग प्रोडक्टिव, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। इस विषय पर प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का तालमेल देखना बहुत ही दिलचस्प है। वेदों में एक श्लोक है, कालो ही परम बलम, जिसका अर्थ है कि समय ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। वहीं बुद्ध की शिक्षाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर केंद्रित है कि वर्तमान क्षण में जियो। समय प्रबंधन का असली उद्देश्य इंसान को मशीन बनाना नहीं है, बल्कि भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे से निकालकर उसे आज अभी में केंद्रित करना है। मैंने अपनी जिंदगी में एक अजीब सा पैटर्न नोटिस किया है। अक्सर रविवार के दिन जब मेरे पास कोई योजना या कोई टू डू लिस्ट नहीं होती,
तो मैं सबसे ज्यादा बेचैन और तनावग्रस्त महसूस करता हूँ। हाँ, ये बहुत आम है। उन दिनों में ज्यादा शांत रहता हूँ। ऐसा क्यों होता है? यह मनोविज्ञान का एक बहुत ही जाना माना पहलू है, जिसे डिसीजन फटीग या निर्णय लेने की थकान कहते हैं। जब आपके पास कोई स्पष्ट योजना नहीं होती, तो आपके दिमाग को हर छोटी बात के लिए निर्णय लेना पड़ता है। कि आप क्या करूं, टीवी देखूं या किताब पढूं? बिल्कुल। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया दिमाग की बहुत ऊर्जा सोख लेती है। शोध बताते हैं कि जब किसी काम को एक तय टाइम फ्रेम या समय सीमा में बांट दिया जाता है, जिसे टाइम ब्लॉकिंग भी कहते हैं, तो इंसान की निर्णय लेने की शक्ति और आत्मनियंत्रण में 35% तक की वृद्धि होती है। 35%? ये उछाल कोई छोटी बात नहीं है, और दिमाग को पूरी तरह से शांत कर देती है। तो समय प्रबंधन असल में बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि हमारे अंदर की दुनिया को व्यवस्थित करने का तरीका है। हाँ। लेकिन मान लीजिए हमने समय का प्रबंधन कर लिया, काम भी समय पर हो रहे हैं, फिर भी कभी-कभी अंदर एक अजीब सी हलचल रहती है। उस गहराई में बैठी हुई बेचैनी को कैसे शांत किया जाए? यहाँ स्रोत हमारी चौथी विधि की ओर मुड़ता है, ध्यान यानी मेडिटेशन। आजकल लोग इसे पश्चिमी दुनिया का कोई नया लाइफस्टाइल ट्रेंड मान लेते हैं। कोई ऐप डाउनलोड कर लिया और 5 मिनट कुछ सुन लिया। लेकिन स्रोत गहराई में जाकर बताता है कि ध्यान वास्तव में विचारों की स्पष्टता लाने का एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। ध्यान को केवल एक ट्रेंड या रिलैक्स करने की तकनीक समझना, इसके असली प्रभाव को कम आंकना होगा। इसका सीधा और मापने योग्य प्रभाव हमारी न्यूरोबायोलॉजी पर पड़ता है। यहाँ हमें मस्तिष्क के एक हिस्से एमिग्डाला को समझना होगा। ये वही हिस्सा है ना जिसे हम दिमाग का अलार्म सिस्टम कह सकते हैं? एकदम सही। एमिग्डाला मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो डर, चिंता और हमारी फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। तनाव से भरे इस आधुनिक दुनिया में हमारा एमिग्डाला हमेशा एक्टिव रहता है। ये एक ऐसे अति संवेदनशील कार अलार्म की तरह है जो एक पत्ता गिरने पर भी जोर-जोर से बजने लगता है। छोटी सी आलोचना या एक ईमेल का रिप्लाई ना आना भी हमें खतरे का संकेत लगने लगता है। हाँ, ये तो रोज की बात है। आधुनिक विज्ञान, खासतौर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के MRI स्कैन्स ने ये साबित कर दिया है कि रोज केवल 10 से 15 मिनट ध्यान करने से एमिग्डाला का आकार भौतिक रूप से छोटा होने लगता है। ये तो सचमुच अविश्वसनीय है कि सिर्फ एक जगह शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से, बिना किसी दवाई के, हम अपने दिमाग का एक पूरा हिस्सा ही बदल सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे बुद्ध की दार्शनिक गहराई से जोड़ें, तो उनका ये मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख कोई बाहरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि उसके मन की अपनी अस्थिरता है। स्रोत में ध्यान के संदर्भ में एक साक्षी या ऑब्जर्वर की बात कही गई है। ये साक्षी भाव क्या है? ये साक्षी भाव ही मानसिक मुक्ति की असली शुरुआत है। हम अक्सर अपने विचारों को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। मतलब? जैसे अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं कहती हूँ मैं गुस्सा हूँ। लेकिन ध्यान हमें ये सिखाता है कि आप वो विचार नहीं है, आप वो चेतना है जो उस विचार को देख रही है। इसे अगर मैं एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझूं, तो ये ऐसा है जैसे आप किसी बहुत भारी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, तो आप हॉर्न बजाएंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे और तनाव में रहेंगे। लेकिन ध्यान आपको उस गाड़ी से निकालकर पास के एक ऊंची बैल्कनी में खड़ा कर देता है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। अब आप उसी ट्रैफिक जाम को ऊपर से देख रहे हैं। ट्रैफिक अभी भी वही है, विचार अभी भी आ रहे हैं, लेकिन अब आप उस जाम का हिस्सा नहीं है, आप सिर्फ उसे देख रहे हैं। बहुत ही शानदार। यही वो दूरी है जो ध्यान पैदा करता है। जब आप खुद को अपने क्रोध, अपनी चिंता और अपने डरों से अलग करके देखना सीख जाते हैं, तो वे आप पर हावी नहीं हो पाते। आप रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं। ये बैल्कनी वाला नजरिया सच में जीवन बदल सकता है। अब तक हमने मन, सोच, लक्ष्य और समय की बात की। ये सभी चीजें काफी मानसिक लगती हैं, लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है और हमें 5वीं और अंतिम विधि पर लाता है, फिजिकल एक्टिविटी या शारीरिक व्यायाम। हाँ। पहली बार सुनने पर यह सवाल जरूर मन में आता है कि मन को कंट्रोल करने में डंबल उठाने या दौड़ने का क्या काम। लेकिन उपनिषदों का एक बहुत ही गहरा श्लोक है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जिसका अर्थ है कि शरीर ही किसी भी कर्तव्य या उद्देश्य को पूरा करने का सबसे पहला और मुख्य साधन है। शरीर और मन को अलग अलग समझना इंसान की सबसे बड़ी भूल है। ये दोनों एक ही फीडबैक लूप का हिस्सा है। जब हम फिजिकल एक्टिविटी या व्यायाम करते हैं तो शरीर एंडोर्फिन्स नाम के रसायन छोड़ता है।
इन्हें फील गुड हार्मोन्स भी कहा जाता है। जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं। बिल्कुल, ये प्राकृतिक पेन किलर और मूड लिफ्टर का काम करते हैं। जो लोग नियमित रूप से पसीना बहाते हैं, उनके शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का स्तर काफी कम रहता है। लेकिन यहाँ भी बुद्ध का मध्य मार्ग लागू होता है। स्रोत ये भी चेतावनी देता है कि शरीर को न तो इतना ज्यादा थकाना चाहिए कि वो पूरी तरह से टूट जाए, और न ही उसे इतना आराम देना चाहिए कि वो जड़ और आलसी हो जाए। संतुलन जरूरी है। हाँ, संतुलन ही असली चाबी है। लेकिन एक बात जो मुझे व्यक्तिगत रूप से व्यायाम के बारे में सबसे ज्यादा पसंद है, और जो इस स्रोत की गहराई से भी मेल खाती है, वो ये है कि व्यायाम असल में ध्यान का ही एक सक्रिय रूप है, एक एक्टिव फॉर्म। बिल्कुल, इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। आप व्यायाम को ध्यान से कैसे जोड़ते हैं? देखिए, जब मैं जिम में एक भारी वजन उठा रहा होता हूँ या ट्रेडमिल पर अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा होता हूँ, तो मेरा शरीर इतनी मेहनत कर रहा होता है कि मेरे दिमाग के पास अतीत या भविष्य के बारे में सोचने की ऊर्जा ही नहीं बचती। एकदम सही। उस वक्त मैं ये नहीं सोच सकता कि 5 साल पहले किसी पार्टी में मैंने कितनी बेवकूफ़ी भरी बात कही थी या कल ऑफिस में क्या होगा। मेरा पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि मुझे ये वजन सही तरीके से उठाना है या अपनी सांसों को नियंत्रित करना है। हाँ। व्यायाम एक झटके में उस छलांग लगाते हुए बंदर मन को खींचकर पूरी तरह से वर्तमान क्षण में ले आता है। यह एक बहुत ही अद्भुत दृष्टिकोण है। और अगर गहराई से देखा जाए तो ध्यान का भी मूल सिद्धांत यही है, वर्तमान में रहना। जब आप शारीरिक रूप से वर्तमान में होते हैं तो मानसिक शांति अपने आप आ जाती है। तो अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण को एक जगह समेटें और इसे एक बड़े परिदृश्य में देखें, तो इस पूरी चर्चा से एक बात जो सबसे ज्यादा समझ आती है वो ये कि ये पांचों विधियां कोई अलग-अलग या रैंडम टिप्स नहीं हैं। नहीं, ये एक सिस्टम है। हाँ, ये एक ही गियर बॉक्स के अलग-अलग हिस्से हैं। नकारात्मक बातों को सकारात्मक आत्मवार्ता से बदलना, उस सकारात्मक ऊर्जा को एक स्पष्ट लक्ष्य देना, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने समय का प्रबंधन करना, ध्यान के जरिए रास्ते की स्पष्टता बनाए रखना, और शारीरिक व्यायाम से इस पूरी मशीन को यानी शरीर और मन को मजबूत रखना। बिल्कुल। ये सभी मिलकर एक ऐसा मजबूत तंत्र बनाते हैं जो इंसान को अपने ही मन का गुलाम नहीं रहने देता। और आज की इस युग में जहां हर तरफ से जानकारी आ रही है, नोटिफिकेशंस बज रहे हैं और जहां अपना फोकस खो देना बहुत ही आसान है, वहां इन चीजों की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। ये प्राचीन बौद्ध शिक्षाएं और आधुनिक विज्ञान के तथ्य हमें ये याद दिलाते हैं कि हम बाहरी दुनिया के शोर को शायद बंद ना कर सकें, लेकिन हम अपने अंदर के रिमोट कंट्रोल को जरूर अपने हाथ में ले सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये ज्ञान हमारे जीवन के हर एक पहलू को संतुलित करने का एक बहुत ही व्यावहारिक मार्ग दिखाता है। इन सभी बातों पर गौर करने के बाद आज के इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक ऐसा सवाल सामने आता है जो इस स्रोत सामग्री से भी कुछ कदम आगे के सोचने पे मजबूर करता है। वो क्या है? हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि मन अक्सर एक दुश्मन की तरह व्यवहार करता है। ये एक ऐसा बंदर या जंगली जानवर है जिसे काबू में करना, बांधना या जिस पर पहरा बिठाना बहुत जरूरी है। लेकिन एक पल के लिए कल्पना कीजिए, क्या हो अगर हम अपने इस अवचेतन मन को एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय अपना सबसे भरोसेमंद साझीदार, अपना सबसे पक्का दोस्त मान लें। ये तो बहुत ही दिलचस्प विचार है। हाँ, अगर विज्ञान ये साबित करता है कि मन सिर्फ वही सीखता है जो हम उसे बार बार सिखाते हैं, उसे सच और झूठ का फर्क नहीं पता, तो क्या मन को सिर्फ कंट्रोल करने से ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि हम उसके साथ एक गहरी और सकारात्मक दोस्ती कर लें? जरा सोचिए, एक ऐसा मन जो आपसे हर पल लड़ता नहीं है, जो आपको संदेह में नहीं डालता, बल्कि आपके हर सपने, आपकी हर उड़ान में आपका साथ देता है। एक ऐसा मन जो किसी पहरेदारी से नहीं बल्कि समझदारी और प्यार से आपका मार्गदर्शक बन जाए। ये सोचने वाली बात है। सच में ये एक बहुत ही गहरा विचार है। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। इस विचार पर मनन जरूर कीजिएगा।